गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूँ। प्यारे बच्चों, भूगोल में मैंने आप सभी को भूगोल का जो हमारा अध्याय 3 है, जिसका शीर्षक है जनसंख्या संगठन। प्यारे बच्चों, जनसंख्या संगठन को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। इस अध्याय में मैंने आप सभी को जनसंख्या संगठन को बतलाया था। ठीक है, मैंने आप सभी को लिंगानुपात को समझा दिया था, अर्थात लिंगानुपात को समझा दिया था। ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती को मैंने बता दिया था। महानगर किसे कहते हैं मैंने इसे बता दिया था, तथा आयु संरचना को मैंने आपको बता दिया था। मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपको नहीं बताया था, वह पॉइंट है साक्षरता। तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं प्रश्न उत्तर में ही इस साक्षरता पॉइंट को मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसलिए आज हम आप सभी को तीसरे अध्याय का प्रश्न उत्तर कराने के लिए आया हूं। सर्वप्रथम हम लोग लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। लघु प्रश्न उत्तर करने के बाद दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे, और फिर दीर्घ प्रश्न उत्तर करने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। ठीक है, यह क्लास सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले बच्चों को ही पढ़ाता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप बिहार बोर्ड से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं 2023 में, तो आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पेड कोर्स। प्यारे बच्चों, ये जो पेड कोर्स है सिर्फ और सिर्फ वैसे बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 12वीं का एग्जाम 8 से 2023 में बिहार बोर्ड से देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए पांचों विषय का पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 फी आपको लगेंगे, जिसमें पांचों विषय आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI प्रश्नों को चैप्टर वाइज चिन्हित किए जाएंगे। यदि आप हमारे बताए गए सिर्फ और सिर्फ MVVI प्रश्नों को ही काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा, तो यकीनन 80% नंबर आपको आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावे सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद निःशुल्क गैस क्वेश्चन देकर के मैं आप सभी को रिवीजन भी करवाऊंगा। ठीक है, उस समय गैस क्वेश्चन आपको चार्जेबल आपको रहता है, इसके लिए 500 रुपये देना पड़ता है, लेकिन आप सभी को निःशुल्क आपको दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। बस इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला जो आपका प्रश्न निकल करके आता है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। लेक्चर की क्लास में मैंने आप सभी को कहा था जनसंख्या संगठन कहिए या जनसंख्या संरचना कहिए। मैंने बताया था दोनों एक ही है। जनसंख्या संगठन कहिए या जनसंख्या संरचना कहिए, दोनों को एक ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को लेक्चर की क्लास में समझाया था कि जनसंख्या संगठन या जनांकीय संरचना, ठीक है प्यारे बच्चों, जनसंख्या की उन विशेषताओं को बतलाता है। ठीक है, खास करके क्या करता है, तो व्यक्ति के समूह में जो अंतर है या तुलना है उसके बारे में यह व्याख्या आपको करता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग आयु, लिंग, साक्षरता, आवास, आवास का स्थान तथा व्यवसाय आदि के बारे में भली भांति काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, और किसी भी देश में यदि हम भविष्य में कोई योजना बनाएंगे, कोई निश्चित योजना बनाएंगे, तो इसमें जनसंख्या संगठन काफ़ी ज़्यादा मददगार आपको होता है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने आप सभी को समझाया था। तो उत्तर प्यारे बच्चों आपको किस प्रकार से लिखना है, तो उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है। जनसंख्या संगठन या जनांकीय संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके, जिसकी क्या कर सके, तो प्यारे बच्चों माप की जा सके, तथा जिसकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर अथवा तुलना की जा सके। क्या की जा सके, तो तुलना की जा सके। आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान तथा व्यवसाय ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो जनसंख्या के
संगठन को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ दो ना होकर के जो होगा, जो जनसंख्या के संगठन को प्यारे बच्चों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने का निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका हो चुका है लघु प्रश्न, इसलिए अब हम आते हैं दूसरे लघु प्रश्न पे। तो प्यारे बच्चों, आपका जो दूसरा लघु प्रश्न है वह प्रश्न है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था लिंग अनुपात कहिए या लिंगानुपात कहिए, वो दोनों क्या है, तो दोनों का दोनों बराबर है, दोनों एक ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिंग अनुपात आपको दे रखा है। ठीक है, तो लिंग अनुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, आपके एग्जाम में सिर्फ लिंग अनुपात ही पूछेगा लघु में, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, दोनों अलग अलग करके आपको पूछेगा। हालांकि मैंने दोनों एक ही साथ आपको दे दिया है ताकि आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर आपको किस प्रकार से देना है, उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है, जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, किसी भी क्षेत्र में पुरुष और स्त्री बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आपको निभाता है। ठीक है, तो ऐसे में दोनों के बीच संतुलन यह काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब 1000 पुरुषों पर जो है 1000 महिला होना चाहिए, तब जा करके क्या होगा, तो तब जा करके संतुलन आपको बनेगा। यदि मान के चलिए 1000 पुरुष में महिला कम है, महिला यदि 900 है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, फिर 100 पुरुष आपको कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात खास करके पुरुष और स्त्रियों के बीच के अनुपात को क्या करती है, तो प्यारे बच्चों प्रदर्शित करती है। ठीक है, यह पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक है। कैसा सूचक है, तो प्यारे बच्चों संतुलन का सूचक है। ठीक है, यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। ये जो मापा जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या में मापा जाता है, यानी 1000 पुरुष पर कितना महिला है, 800 है कि 900 है कि 950, इस प्रकार से मापा जाता है। ठीक है, अब 1000 पुरुष पर यदि 800 महिला है तो इसका मतलब 200 पुरुष क्या होगा, तो कुंवारे रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे लिंग अनुपात दूसरे जननांकिकीय लक्षणन को, ये लक्ष्य को प्रभावित करता है। ठीक है, लिंग अनुपात दूसरे जननांकिकीय लक्षणों को प्रभावित करता है। इसके अलावा और जैसे क्या, जैसे जनसंख्या के वृद्धि को, विवाह दर को इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग अनुपात निम्न सूत्रों का प्रयोग करके मापा जा सकता है। लिंग अनुपात निम्न यानी कि निम्न जो नीचे जो दिया गया है ये। ठीक है, लिंग अनुपात निम्न सूत्रों का प्रयोग करके मापा जा सकता है। पहला है भारत में, हम लोग भारत में किस प्रकार से मापते हैं, तो प्यारे बच्चों स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या गुना 100। तो देखिए इस कुल इस प्रकार से स्त्री, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा हम आपको काफ़ी अच्छे से कर देते हैं, मिटा करके, चलिए ठीक। देखिए ये हो गया आपका स्त्रियों की संख्या, फिर हम देंगे स्त्री संख्या भागा पुरुष कुछ इस प्रकार से गुना 1000। ठीक है, इस प्रकार हम लोग जो है भारत में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, भारत में हम लोग लिंग अनुपात को ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ महिला की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, और कुछ देशों में ऐसा होता है कि पुरुष की संख्या कम होता है जबकि महिला अधिक होता है। जैसे रूस देश का नाम सुने होंगे, जो कि रूस और यूक्रेन में काफ़ी विश्व युद्ध आपको रूस और यूक्रेन में आपको युद्ध छिड़ा हुआ है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं तो कमेंट करके लिखिए कि हाँ सर यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा हुआ। तो खास करके देखिएगा कि रूस में वहाँ महिला ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ महिला पर कितना पुरुष है इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो उन देशों के लिए कुछ इस प्रकार से लिंग अनुपात निकाला जाता है। कुछ देशों में इसे इस प्रकार मापा जाता है, पुरुषों की संख्या भागा स्त्रियों की संख्या गुने 1000, जैसे पुरुषों की संख्या भागा स्त्रियों की संख्या गुना 1000, इस प्रकार आपको मापा जाता है। ठीक है, जहां महिला कम होती है और पुरुष आपको कम होता है, जैसे रूस। ठीक है, इसको तो समझने में किसी भी प्रकार का प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं।
इसलिए अब हम आते हैं महानगर किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, महानगर को मैंने आप सभी को काफी अच्छी तरीके से समझा दिया था, एकदम अच्छी तरीके से। महानगर आम भाषा में कहिए, महानगर हम किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? तो देखिए, जिस शहर का जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाएगा, ठीक है, जिस शहर का जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाएगा, इसको याद कर लेना। जो शहर का जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाएगा उस शहर को महानगर में घोषित आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। पूरे भारत में सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या प्यारे बच्चों कलकत्ता शहर का हुआ था। किस शहर का हुआ था? कलकत्ता, ठीक है। इसलिए कलकत्ता हुआ था क्योंकि उस समय कलकत्ता काफी ज्यादा बड़ा शहर था, ठीक है, क्योंकि पहले भारत का राजधानी कलकत्ता ही हुआ करता था। आज जो आप कहते हैं कि भारत का राजधानी क्या है? दिल्ली, लेकिन दिल्ली से पहले भारत का कैपिटल हुआ करता था कोलकाता। इसलिए कोलकाता पूरे भारत में 1901 ईस्वी में, ये याद कर लीजिए, ठीक है, 1901 में भारत में उस टाइम सबसे पहले कलकत्ता शहर का ही जनसंख्या 10 लाख हुआ था। फिर उसके बाद 1941 में कलकत्ता और मुंबई का जनसंख्या, यानी मुंबई का भी जनसंख्या 10 लाख हो गया था। इस प्रकार जनसंख्या बढ़ते गया और महानगरों की संख्या आपको बढ़ते गई, ठीक है। तो वर्तमान में अभी कुल महानगर की संख्या लगभग आपको 53 है, 53 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसका जो उत्तर है प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है उत्तर, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं। भारत में महानगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, ठीक है। भारत में महानगर की जो संख्या है प्यारे बच्चों वह निरंतर बढ़ रही है। 1901 में केवल कोलकाता ही एकमात्र महानगर था, यानी 1901 में कोलकाता ही केवल एकमात्र महानगर था। 1941 तक कोलकाता तथा मुंबई 2 ही महानगर थे, परंतु 1951 में इनकी संख्या बढ़ के 5 हो गए, यानी 2 से बढ़ के 5 हो गया, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर 1991 में महानगर 23 हो गए। फिर 2001 में इनकी संख्या बढ़ के 35 हो गई। फिर महानगरों की 35 हो गए। फिर 2011 में इसकी जनसंख्या ये 53 हो गई, 35 से बढ़कर, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। फिर महानगर में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 65% भाग रहता है, ठीक है। यानी महानगर में देश का जनसंख्या का 65% जो लोग हैं वह आपको महानगर में रहते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो आपका चौथा प्रश्न है साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, साक्षरता दर को समझाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपने कॉपी में इसे काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लेना है। जो भी क्वेश्चन आंसर मैं समझा रहा हूँ इसे कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख करके याद भी करिएगा, ठीक है। जो मैंने बीबिया को चिन्हित किया है उसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उत्तर आपको प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से देना है। साक्षरता दर से अभिप्राय 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के उन लोगों के प्रतिशत से है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी समझ के अनुसार कथन को लिख और पढ़ने में समर्थ हैं, ठीक है। साक्षरता दर किसी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। कौन सा पहलू है? तो प्यारे बच्चों गुणात्मक पहलू। वह देश के आर्थिक सामाजिक विकास का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास का सूचक होता है। आम भाषा में देखिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं समझना है, दिमाग नहीं लगाना, बस इतना समझ जाइए। भारत में जिसको पढ़ना लिखना आ गया वह साक्षर कहलाएगा, ठीक है। जिसको पढ़ना लिखना आ गया यानी अपना नाम लिख करके दूसरा का भी नाम यदि पढ़ लेगा तो समझा वह साक्षर है। पढ़ना लिखना जिसको आ जाए वह क्या, वो आपको साक्षर भारत में कहलाता है, ठीक है। या साक्षरता दर अभिप्राय 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के वर्गों के प्रतिशत से है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी समझ के अनुसार कथन को लिख पढ़ सके, बस सरल कथन को लिख सके पढ़ सके, वो क्या कहलाएगा? तो आपको साक्षर आपको कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आयु संरचना का महत्व बताए। अब आयु संरचना यानी आयु संरचना कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, जो आयु है
जैसे युवा हो गया, वृद्ध हो गया, बालक हो गया, उसका संरचना का क्या महत्व है? तो उत्तर आपको देखिए, जैसे मान के चले आयु संरचना में खास करके हम इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो शिशु, एक तो बालक हो गया, एक तो हो गया युवा हो गया, और दूसरा क्या होगा, यानी बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा आदमी हो गया। तो देखिएगा कि जिस देश में जितना ज़्यादा बुजुर्ग होगा उस देश में बुजुर्ग के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुपए खर्च करना पड़ता है। जैसे देखिएगा वृद्धा पेंशन हो गया, भारत में बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन के रूप में 400 रुपये पर महीना आपको दिया जाता है। ठीक है, तो उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको देख लेना है। ठीक है, आयु संरचना का एक देश के जनसांख्यिकीय तत्व के रूप में बड़ा महत्व है। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, यदि जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष की वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। इसके कारण आर्थिक विकास धीमी होगा। कैसा होगा? तो पहले तो धीमी होगा। 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या होने की अधिक संभावना होती है, यानी अर्जने की। ठीक है ना, जो देश के साधनों के दोहन करने में सहायक होती है। 60 वर्ष के ऊपर में आयु संरचना बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है, यानी कि 60 वर्ष जैसे ही अधिक होगा, जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी देखभाल के लिए अधिक रुपए खर्च करने का संकेत मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनसांख्यिकीय निर्धारण के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? तो प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 5वां प्रश्न प्यारे बच्चों आपका हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं 6ठे प्रश्न पे। आपका जो 6ठा प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या तथा प्यारे बच्चों नगरीय जनसंख्या। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में निम्नलिखित अंतर है। मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रामीण जनसंख्या को समझाया था और आपको नगरीय जनसंख्या को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया था। ठीक है, तो अंतर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांव में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कौन कहलाता है? तो देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांव में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है, जबकि देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे बड़े नगरों में रहता है, चाहे छोटा नगर हो या बड़ा नगर हो। ठीक है, जबकि देश की जनसंख्या का वह भाग जो छोटे बड़े नगरों में रहता है नगरीय जनसंख्या कहलाता है। कौन सा जनसंख्या था प्यारे बच्चों? नगरीय जनसंख्या आपको कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है, भारत में लगभग 72% लोग गांव में रहते हैं। भारत में जो लोग रहते हैं यानी 100% जनसंख्या में 72% जनसंख्या तो सिर्फ गांव में ही रहता है, जबकि 28% लोग शहर में रहते हैं। ये आंकड़ा भी मैंने आप सभी को लेक्चर की क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, ग्रामीण जनसंख्या का स्तर निम्न होता है, यानी ग्रामीण जो जनसंख्या होता है प्यारे बच्चों उसका जो स्तर होता है उसका स्तर कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों निम्न होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है। कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न होती है, यानी ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च होती है। क्यों उच्च होती है? क्योंकि हर कोई नगर में रहना चाहता है, नगर का जीवन स्तर उच्च होता है, नगर में रोजगार के अवसर, शिक्षा, चिकित्सा विराजमान होता है, इसलिए हर लोग जो है नगर में रहना चाहता है, इसलिए नगर का जो वृद्धि है काफ़ी उच्च हो जाता है। ठीक है, 5वां आपका पॉइंट है, ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार कृषि होता है। क्या होता है? तो पहले बच्चों कृषि होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार उद्योग धंधे व्यापार तथा सेवाएं हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि गांव का लोग ज़्यादातर कृषि करता है, जबकि नगर का लोग उद्योग धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों 6ठा प्रश्न आपका हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पे। आपका 7वां प्रश्न है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, यानी कि लिंग अनुपात प्यारे बच्चों कैसे मापा जाता है। हालांकि मैंने आप सभी को बता दिया था, लेकिन फिर भी अलग से क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इस प्रकार से उत्तर देना है।
किसी देश की जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष और महिलाओं की बीच के महिलाओं की संख्या के बीच एक संतुलन का सूचक होता है। यह प्रति हजार, ठीक है, यह प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। लिंग अनुपात निम्न सूत्र का प्रयोग करके मापा जाता है। जैसे भारत में, शायद मैंने इसे आपको बता ही दिया था, स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या गुना 1000, जैसे स्त्री भागा पुरुष गुना 1000, ठीक है। उसी प्रकार कुछ देशों में, खास करके रूस, मैंने आपको समझा दिया था, पुरुषों की संख्या भागा स्त्रियों की संख्या गुना 1000। तो ये रूस में खास करके दिखाई पड़ता है, जहाँ का जो जनसंख्या जहाँ का जनसंख्या में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। भारत में चूंकि जो जनसंख्या है वो आपका पुरुषों का अधिक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पुरुष पर प्रति हजार के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका लघु प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुका है। जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो आपको समाप्त हो चुका है। अब आपका आता है दीर्घ प्रश्न उत्तर, ठीक है। दीर्घ प्रश्न उत्तर, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आ जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो काफ़ी लंबा है, इसलिए प्यारे बच्चों इसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, इसे कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख आप लोग लीजिएगा, एमबीबीआई क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। धन्यवाद।